Hello guys, this is Dilip and you are listening me on my YouTube channel Target with Dilip. Guys, कैसे हैं आप लोग? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। आइए हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि इसके पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं। DSSB AE एंड GNM JEE ENM से रिलेटेड 2 वीडियोज़ हमारे पास हमारी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जो फ्रेशर हैं वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और जो पहले से ही DSSB का कभी फॉर्म भरे हुए हैं तो वो कैसे फिलअप करेंगे, वो पार्ट 2 में हमने दर्शा रखा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो पार्ट 2 में हमने बताया है कि कैसे रिज़ल्ट आएगा, कैसे आंसर की जाएंगी, कैसे आपकी ई रोज़ियर मीन्स डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे होगा और फाइनली मेरिट कैसे आएगी। इसकी वीडियो हम आपके लिए बाद में बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो एक सीरीज़ है जो चलता आ रहा है उसको ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एग्ज़ाम में एंट्री करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में वैकेंसीज कितनी हैं, तभी हम उसका सही मायने में उसका आकलन कर पाएंगे। सही मायने में आकलन कर पाने का मतलब ये है कि हमें ये पता चलेगा कि कितनी वैकेंसीज हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मैकेनिकल की बहुत ही कम वैकेंसीज आई हैं, तो ऐसे में लाजमी है कि जब वैकेंसीज सामने हमें दिख रहा है तो ऑब्वियसली फ़ाइट बहुत ज़्यादा होगी। तो हमारा प्लान, हमारा स्ट्रैटेजी किस तरह होना चाहिए, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आइए हम कुछ वैकेंसीज पे इस पर नज़र डाल लें। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि पोस्ट कोड, गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये पोस्ट कोड का मतलब क्या है। 1/21, 2/21, 3/21। इसका मतलब ये है गाइज कि ये फर्स्ट वैकेंसी है 2021 की, 2021 की दूसरी वैकेंसी है, 2021 की तीसरी वैकेंसी है, और हमारी जो आई है 2021 की ये 15वीं वैकेंसी है 15/21, जो JEE इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दिख रहा है। और इसमें गाइज अगर हम देखना चाहें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं। जैसे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और UR अनरिजर्व कैटेगरीज। गाइज ये दोनों जनरल कैंडिडेट के लिए ही होता है ये, और जनरल में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है वो उसके लिए अलग एक प्रावधान है। लेकिन ये दिल्ली में, अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं या दिल्ली के हैं तो आपके लिए EWS प्लस अनरिजर्व कैटेगरी दोनों वैलिड होंगे। तो EWS कैटेगरी अगर आउटर साइड के हैं, आउटसाइडर ऑफ दिल्ली हैं, तो वो EWS कैटेगरी यहाँ पे शो कर सकते हैं। गाइस जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हो कि EWS कैटेगरी में 6 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी में 27। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब ये, अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 27 वैकेंसी है, तो टोटल 27 + 6 33 वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी में है। यानी जनरल कैंडिडेट वालों के लिए 33 वैकेंसीज हैं, तो वो फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो केवल ओनली एंड ओनली जनरल में आते हैं, जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। उनको केवल 27 सीटों पर ही लड़ना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप टोटल वैकेंसीज पे ना जाइए कि 62 वैकेंसीज हैं। आप अपनी वैकेंसीज पे फोकस होइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लड़ाई सीधे और सीधे उन भाइयों बहनों से है जो इस समय दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। पहले तो ये जान ले कि हमारे लिए कितनी चुनौतियां हैं इस एग्ज़ाम में। मतलब यह है कि कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देखना ज़रूरी है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ क्या होगी। याद रहे, मैदान में उतरने के लिए आपके पास हथियार नहीं बल्कि सही रणनीति पास में होनी चाहिए। तो इस तरह वैकेंसीज हमें देखना है और इसी हिसाब से हमें अपना प्लान भी बनाना है। गाइस जिस तरह हम JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि अगर हम वैकेंसीज देखेंगे तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 8 पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट है। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो केवल आप 8 सीटों के लिए ही लड़ाई लड़ सकते हैं।
वैसे ये टोटल 14 सीट है। तो ये हुई AE/ENM एंड JEE/ENM वैकेंसीज़ के बारे में। गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसी सीरीज़ में DSSB की सीरीज़ में जो हम वीडियोज़, ये हमारा तीसरा वीडियोज़ है, इसके बाद हम एक चौथा वीडियो बनाएंगे, फिर पांचवा वीडियो बनाएंगे, ऐसे 5 से 6 वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। अभी फोर्थ वीडियो जो आएगा गाइस, उसमें ये हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या होगी, मतलब DSSB में AE और JE बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगी सिलेक्शन के लिए, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, MCQ होगी, नेगेटिव होगी या नेगेटिव नहीं होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी ये कि पेपर का जो पैटर्न है, नॉन टेक्निकल की अगर बारे में बात करें तो पेपर का पैटर्न अगर हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि ये वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, तो अगर आप चलिए हम इसी में ही कोशिश करते हैं, इस वीडियोज़ को थोड़ा लंबा हो जाएगा गाइस, लेकिन ये हमारे कैरियर का सवाल है तो हमें इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना हमारा ज़रूरी है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। 15/21 ये है 15/21। जैसा गाइज आप देख पा रहे हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ये सारी डिटेल इसमें दे रखा है। बीटेक फ्रेशर इसमें दे सकता है, और अगर आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अब एक बात और है कि क्या डिप्लोमा वालों के पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, क्वेश्चन है। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है एसेंशियल एंड डिजायरेबल, तो एसेंशियल नहीं है यानी मैंडेटरी नहीं है, तो विदाउट एक्सपीरियंस भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। गाइज पे स्केल ये है, पे स्केल का एक अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड में जो मुझे पे स्केल मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी डिटेल मैं दूंगा। और आइए मैं आपको सीधे पैटर्न पे ले चलता हूँ कि सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगी। देखिए गाइस, जो सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है उसके लिए हम NX1 करके एक पेज है, NX1 पेज हियर। गाइज यहाँ पे हमें ये देखना ज़रूरी है कि पोस्ट कोड हमारा क्या था। हमारा पोस्ट कोड था 15/21 एंड 14/21। गाइज मैं ए के लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा, ये खासकर मैं जे के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोनों मैसअप हो जाएंगी तो ठीक नहीं होगा। तो ये है गाइज, आप देख सकते हैं 15/21। इसमें आप देख रहे हैं कि टायर 1 और टायर 2 ये 2 पैटर्न में इसके एग्ज़ाम होने हैं। दोनों में आप जैसे देख पा रहे हो कि टोटल MCQ और टोटल मार्क्स, मतलब टोटल MCQ गाइज इसमें होंगे 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जेई की वैकेंसीज है उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, यानी कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगी, लिखित परीक्षा नहीं, लिखने वाली जो है वो पेपर नहीं होंगे, केवल अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। गाइज जैसा मैं टायर 1 के बारे में बात करूँ तो टायर 1 में ये पूरे 5 सेक्शन आते हैं नॉन टेक्निकल के। 5 सेक्शन में जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, एंड 4th टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, एंड 5th टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। और इसका जो बी पार्ट होगा गाइज वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब मैकेनिकल वाले तो ये सोचेंगे कि मैकेनिकल का पेपर है तो मैकेनिकल की तैयारी करूँ, इलेक्ट्रिकल वाले ये सोचेंगे कि इलेक्ट्रिकल का पेपर है तो इलेक्ट्रिकल की तैयारी करूँ। तो गाइज ऐसा नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2 साल पहले ही मैं सेलेक्ट हुआ हूँ दिल्ली जल बोर्ड में थ्रू DSSB, और यही वैकेंसीज थी। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कट कर बता देना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल की सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ें, और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट जितने हैं वो इलेक्ट्रिकल के भी सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ें। कितनी पढ़नी है, क्या पढ़नी है, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू रीड एंड व्हाट टू स्किप, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
गाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वाले में इसे कवर करूँगा मैं कि रिसोर्सेज क्या होंगी, पढ़ाई क्या क्या करनी है। अगला वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज इसके बाद आपका टायर 2 एग्ज़ाम होता है। टायर 2 एग्ज़ाम में आपके जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, E&M यानी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बोथ, यानी दोनों क्वेश्चन होंगे इसमें। इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल के क्वेश्चन होंगे। केवल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे। कैसे एक खास बात यह है कि इसमें इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है, 75% वेटेज रखा गया था, यानी जो टेक्निकली साउंड है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन ये 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस 25% वेटेज है, यानी आपका टोटल फोकस ज़्यादा से ज़्यादा आपका E&M सब्जेक्ट पे होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट पे होना चाहिए गाइस। दोनों टायर 1 एंड टायर 2 2 घंटे के पेपर हैं। टायर 1 का जब एग्ज़ाम होता है तो उसके 4-5 महीने बाद, रिजल्ट आने के बाद ही टायर 2 का एग्ज़ाम होता है, तो काफ़ी अच्छा गैप भी मिल जाता है। लेकिन एक बात गाइज आपको बताना चाहूँगा कि जब टायर 1 का रिजल्ट आता है तो टायर 2 के एग्ज़ाम होने में लगभग 10 से 15 दिन का ही केवल गैप होता है। तो गाइज इस बात का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने खुद महसूस किए हैं, जो मैंने खुद दिए थे। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज मैं AE का 14/21 मैं अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, उसमें बताऊंगा इसमें क्या क्या करना है। गाइज तो ये रहा आज का डिटेल जो मैंने आपको आज बताया। इसमें सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि जब हम इसे फॉर्म को भरते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात ये भी होती है कि सैलरी क्या होगी और वहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या होगी दिल्ली, क्योंकि फाइनली DSS भी क्या करेगा, आपको सेलेक्ट करके उस डिपार्टमेंट को दे देगा जिसने वैकेंसीज निकाली थी, यानी दिल्ली जल बोर्ड को। और दिल्ली जल बोर्ड में काम का प्रोफाइल क्या है, कैसा है, क्या काम होता है, कैसे लोग हैं, आप अपने आप को कंफर्ट कैसे पाते हैं। अगर आप पहले से ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी अच्छे MNC में काम कर रहे हैं, तो क्या आप छोड़कर यहाँ पे आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, तो ये सारे डाउट हम आपको इसी सीरीज़ में सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ टारगेट विद दिलीप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ज्ञानवर्धक लगी और आपको ऐसा लगता है कि हमें और आगे वीडियो बनाते रहना चाहिए, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।